जय हिंद दोस्तों। हम बढ़ रहे थे कुमाऊं का चंद्रवंश। आज मैं उसी का अगला भाग लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इस भाग को हम स्टार्ट करने से पहले पिछली वीडियो में हमारी कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। जो गलतियां उस वीडियो में हुई थी मैंने डिस्क्रिप्शन पे उसके बारे में बता दिया आपको। फिर भी इस वीडियो में आप देख लीजिए क्या क्या गलती हो रखी। पहली गलती हो रखी है कि डब्ल्यू फ्रेजर की रिपोर्ट थी, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। मैंने गलती से उसमें बोल दिया था कि वो रिपोर्ट उन्होंने 1831 में दी थी, बल्कि वो रिपोर्ट उन्होंने 1813 में दी हुई थी। दूसरी मिस्टेक हो रखी थी कि मैंने क्राचल देव को 1191 में उत्तराखंड आक्रमण के बारे में बताया था, बल्कि ये क्या हुआ था कि अशोक चंद्र का है उत्तराखंड में आक्रमण 1191 का। अशोक चंद्र पश्चिमी नेपाल का राजा था और क्राचल देव ने आक्रमण किया था 1223 ईस्वी में। ये मिस्टेक पिछली वीडियो में हुई थी। अब हिस्ट्री का थोड़ा बहुत हो जाता है, इसको डोंट माइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बेसिक जानकारी चंद्रवंश के बारे में कल पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे चंद्रवंश की हिस्ट्री के बारे में। आज से हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं इसकी। तो हिस्ट्री में मैंने आपको पहले संस्थापक के बारे में बताया था। संस्थापक के बारे में लोगों के अलग अलग मत है। तो हमने बोला था हम सोमचंद्र से स्टार्ट करेंगे। सोमचंद्र हम इसका संस्थापक मान के हम अपनी हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो सोमचंद्र जब उत्तराखंड आया था, उसके आने के पीछे भी दो किंवदंतियां हैं लोगों की, यानी लोग दो प्रकार के मत मानते हैं। पहला लोग मानते हैं कि सोमचंद्र आए थे बद्रीनाथ यात्रा पे, उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पे। तो बद्रीनाथ यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात ब्रह्मदेव से हुई और ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में सौंपा और दहेज में उनको चंपावत का एरिया दिया और उन्होंने चंपावत में राजगंगा किला स्थापित करके वहीं उस किले में चंद्रवंश की नींव रखी। दूसरी किंवदंती ये बोलती है कि ब्रह्मदेव एक कुशल शासक नहीं थे। उनके राज्य में अराजकता का माहौल फैला हुआ था, राज्य में अशांति फैली हुई थी और राज्य में नियम कानून कोई नहीं मानता था। राज्य की बिल्कुल स्थिति दयनीय हुई थी। तो उन्हीं के राज परिवार के लोग थे, वो क्या करते थे, छोटी छोटी जो उनकी जमीनें थे उनको हड़प के खुद को स्वतंत्र कर लेते थे। इस प्रकार का माहौल अराजकता का उनके राज्य में फैला हुआ था, जिससे परेशान होकर उन्हीं के राज्य के कुछ प्रतिष्ठित लोग गए कन्नौज के नरेश के पास और उनसे बोला कि आइए आप हमारी सहायता कीजिए और हमारे राज्य में शांति की व्यवस्था बनाइए। तो कन्नौज नरेश इस प्रार्थना को सुन के अपने भाई सोमचंद्र को कुमाऊं के क्षेत्र में भेजते हैं और सोमचंद्र जल्द ही कुमाऊं के क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। तो सोमचंद्र की इस कुशलता और योग्यता से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उनको अपनी पुत्री के साथ विवाह करते हैं और उनको दहेज में कोतवाली चंपावत का क्षेत्र दे देते हैं। यानी उस समय उस क्षेत्र का नाम था काली कुमाऊं क्षेत्र। और चंपावत में सोमचंद्र करते हैं स्थापित चंद्रवंश। तो हम आप स्टार्ट करेंगे सोमचंद्र से। फर्स्ट राजा इसके कौन थे? सोमचंद्र। सोमचंद्र ने सबसे जो पहला कार्य किया, उन्होंने पहला कार्य किया राजगंगा किला बनवाया। जैसे उनकी शादी हुई तो उन्होंने सबसे पहले राजगंगा किला बनवाया। सोमचंद्र ने उसके बाद उन्होंने देखा अभी नया नया राज्य उन्होंने गठित किया और स्थापना कर दी चंद्रवंश की स्थापना। और ये स्थापना की 1020 ईस्वी से 25 ईस्वी के बीच में। ये तिथि हम मान के चलेंगे, ठीक। अब इन्होंने देखा कि इनके राज्य के जो लोग हैं, इनके राज्य में जो चंपावत के क्षेत्र में लोग थे, वो उनमें खस जाति के लोग, नाग जाति के लोग, द्रविड़ जाति के लोग, मेद जाति के लोग और चंडाल जाति आदि के लोग वहां रहते थे। अब ये तो नए नए थे उस क्षेत्र में,
तो उस क्षेत्र में जो उनके मुखिया थे, इन जातियों के जो इन वहां के जन सामान्य के मुखिया थे, वो मेहरा और फर्तियाल थे और उन्हीं की हुकूमत वहां चलती थी। तो इन्होंने क्या किया, मेहरा और फर्तियालू को अपना मंत्री और सेनापति नियुक्त कर दिया, ताकि कुमाऊं के क्षेत्र में, काली कुमाऊं के क्षेत्र में, मतलब चंपावत के क्षेत्र में उनका क्या रहे, वर्चस्व बना रहे। वरना मेहरा और फर्तियाल विद्रोह कर देते, हो सकता है उनका राज्य हड़प लेते। इसलिए उन्होंने क्या किया, मेहरा और फर्तियालों को क्या बना दिया, अपना प्रधानमंत्री और सेनापति। अब इन्हीं के हाथों में राज्य की पूरी राजनीति की बागडोर किसके हाथ में आ गई, सारी रणनीति मेहरा और फर्तियालू के अंडर में थी। ठीक। इन्होंने दूसरा काम किया, अपने किले की रक्षा के लिए 4 किलेदार, 4 किलेदारों को नियुक्त किया। इन किलेदारों को बोलते हैं 4 आल, और शॉर्ट में इनको बोला जाएगा 4 आल। ठीक। किले की सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, 4 आल, 4 आल नियुक्त किए, और ये किले के अंदर ही रहते थे, किले में ही रहते थे। और ये कौन थे, ये थे, पहला था कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। इनको बोला जाता है 4 आल। इनको नियुक्ति किसने किया, 4 आलों को सोमचंद ने। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये मूलतः ये 4 आल रहने वाले थे पश्चिमी नेपाल के। ठीक। इनके बाद इन्होंने क्या किया, गांव के क्षेत्र में, गांव में इन्होंने हेड बनाए, गांव में मुखिया बनाए। उन हेड को बोला इन्होंने बूढ़ा या सयाना। इन्होंने ग्रामों में क्या किया, बूढ़े तथा सयानों की नियुक्ति ये किसने किया, सोमचंद ने। बूढ़े तथा सयाने गांव के मुखिया या हेड होते थे। ठीक है। गांव की ये क्या देखते थे, गांव की पुलिस व्यवस्था, गांव की पुलिस भी यही होते थे, प्लस ये क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करके राजा को देते थे। किसको देते थे, सोमचंद को देते थे। बूढ़े और सयानों का ये काम होता था। सोमचंद जब राजा बना था, अभी स्टार्टिंग में चंद्रवंश से स्टार्टिंग में पहुंचा हुआ है, तो सोमचंद्र डोटियों का मांडलिक राजा था, यानी ये डोटियों का सामंत था। सोमचंद से लेके 22 राजा क्या हुए थे, डोटियों के सामंत थे। 23वां राजा थोहरचंद पहला राजा होता है जो स्वतंत्र होता है, इसको किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। बाकी सारे राजा क्या देते हैं, टैक्स देते हैं डोटियों को। तो इसलिए कुछ लोग थोहरचंद को क्या बोलते हैं, संस्थापक बोलते हैं। इसका एक कारण ये भी था क्योंकि पहला स्वतंत्र राजा कौन था, थोहरचंद था, 23वां राजा। तो सोमचंद्र किसको टैक्स देता है, डोटियों को। डोटियों को, इनको बोला जाता है मल्लवंशी। मल्लवंशी राजा जो डोटी थे उनको टैक्स देता था। इन राजाओं को बोला जाता है रेका राजा, रेका राजा या राई राजा। इनके क्या थे, सामंत थे चंद्रवंश के लोग स्टार्टिंग में। और सोमचंद क्या करते थे, ये लोग इनको टैक्स देते थे, सोमचंद टैक्स देगा इनको। इनके क्या थे, मांडलिक राजा सोमचंद। ठीक। तो ये इनको टैक्स देते थे। सोमचंद के टाइम पे जो मल्लवंशी राजा था वो था जयदेव मल्ल। सोमचंद्र इनको टैक्स देता था। ठीक। 22 राजा आपको बता दिया है। इसके बाद जो 22वें नंबर तक के राजा आए वो क्या करते थे, टैक्स देते थे इनको। 23वें नंबर के राजा थोहरचंद पहले स्वतंत्र राजा हुए जिन्होंने टैक्स देना बंद किया। इसीलिए कुछ लोग क्या बोलते हैं, इनको थोहरचंद को संस्थापक मानते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अब बात करते हैं कि युद्ध की। तो जब सोमचंद राजा बने उसके बाद उन्होंने पहला युद्ध किया, वो किया दानकोट पे। दानकोट पे सोमचंद्र का पहला युद्ध रहा, और दानकोट के रावत राजा पे।
रावत राजा पे, और इसमें क्या रहे, विजयी रहे। इतना हमने सोमचंद्र के बारे में बस इतना ही पढ़ना है। मेन क्या है, सोमचंद्र ने इंपोर्टेंट देखिए राजबुंगा किला का निर्माण करवाया। स्थापना सोमचंद्र ने करवाई। कब करवाई, 1020 से 25 ईस्वी के बीच में। मेहरा और फरतेयाल को इन्होंने अपना प्रधानमंत्री और सेनापति नियुक्त किया। 4 किलेदार नियुक्त किए जिन्हें चाराल कहा जाता था। कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, ये मूलतः पश्चिमी नेपाल के रहने वाले थे। ग्रामों में बूढ़े तथा सयानों की नियुक्ति की। ठीक, बूढ़े तथा सयानों का कार्य पुलिस का कार्य तथा टैक्स कलेक्ट करके सोमचंद्र को देना था। सोमचंद्र डोटी के मल्लवंशी राजा रेका राजा के अंडर में था, यानी इनका मांडलिक राजा था। और इसके टाइम पे जो मल्लवंशी राजा था वो जयदेव मल्ल था, इसको यह टैक्स दिया करता था। और सोमचंद्र का पहला युद्ध राजा बनने के बाद दानकोट के रावत राजा के साथ हुआ और जिसमें वो विजयी हुआ। अब सोमचंद्र के बाद उसका बेटा आत्मचंद्र 20 साल तक शासन करता है, जिसने कोई खास काम नहीं किया, तो उसके बारे में हमने पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद बनता है राजा पूर्णचंद्र। पूर्णचंद्र ने भी कोई खास कार्य नहीं किया, उसके बारे में भी हमने नहीं पढ़ना है। फिर पूर्णचंद्र का बेटा राजा बनता है इंद्रचंद्र, जो होता है चौथे नंबर का राजा। इसने एक खास काम किया। इसने क्या किया, इसने कुमाऊं में या उत्तराखंड में सर्वप्रथम रेशम उत्पादन तथा रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य करवाया। इसने क्या किया, उत्तराखंड यानी कुमाऊं में या उत्तराखंड में सर्वप्रथम रेशम उत्पादन प्लस रेशमी वस्त्र निर्माण, ये कार्य किसने किया, इंद्रचंद्र ने करवाया। ठीक, ये कार्य इसने प्रारंभ। इसने क्या किया, चीन के साथ रेशम व्यापार शुरू किया और व्यापारिक संबंध बनाए। इसने क्या किया, चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनाए। किसके साथ बनाए, चाइना के साथ। चाइना के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए और सर्वप्रथम उत्तराखंड में रेशम का उत्पादन किया और रेशम वस्त्र का निर्माण प्रारंभ करवाया। और ये है मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, इसके बाद के जो राजा है वो कुछ काम के नहीं थे, लेकिन 8वें नंबर का राजा वीणाचंद है, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। चंद वंश का पहला चूतिया राजा वीणाचंद, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। 1 नंबर का चूतिया राजा था, काफी आलसी राजा, विलासी राजा है ना। इसको कोई पता नहीं, अपने राज्य से कोई मतलब नहीं, जनता की कोई परेशानी से कोई मतलब नहीं। विलासितापूर्ण जीवन जीता था, दिन भर दारू गांजा पी के सेट रहा करता था। तो ये विलासी राजा था, राज्य की कोई होश नहीं। तो इसके टाइम पे क्या होता है, खस जाति के जो लोग होते हैं उनका उत्थान होना स्टार्ट हो जाता है। खसों का उत्थान, यानी वो उत्थान होने लग जाता है उनका। ठीक, और खस विद्रोह कर देते हैं। उत्थान होता है तो ये खस क्या कर देते हैं, इनमें खस विद्रोह, खस लोग विद्रोह करके ये वीणाचंद्र पे आक्रमण कर देते हैं और इसका राज्य छीन के हड़प लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं इसके राज्य पे। यानी खस विद्रोह करके क्या कर देते हैं, आक्रमण, वीणाचंद्र को परास्त कर देते हैं खस, और वीणाचंद्र के राज्य पर कब्जा कर लेते हैं, राज्य पर कब्जा। अब है नहीं, चूतिया राजा है। फिर इसका बेटा आता है वीरचंद, 9वां नंबर का राजा, 9th राजा। ये क्या करता है, ये वापस करवाता है, ये खसों को दोबारा परास्त करता है और दोबारा अपना राज्य वापस लेता है।
राज्य को पुनः वापस कौन लाता है? वीरचंद्र लाता है, अपने बाप की गलती सुधारता है। इसके टाइम पे महत्वपूर्ण घटना होती है कि मैंने आपको बताया था अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पे आक्रमण किया था। पश्चिमी नेपाल का राजा था, दुलू का रहने वाला राजा था, दुलू में शासन करता था। वो राजा अशोक चल्ल भारत आता नहीं, उत्तराखंड आता है और उत्तराखंड पे कुमाऊं क्षेत्र पर अटैक करता है। तो यानी वो क्या करता है, 1191 में पश्चिमी नेपाल के राजा अशोक चल्ल उत्तराखंड पर आक्रमण करता है और कुछ क्षेत्र उत्तराखंड का कब्जा करके उस पर शासन करने लग जाता है। अशोक चल्ल ने एक अभिलेख लिखवाया, त्रिशूल लेख। इसका गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है। ये इसका त्रिशूल लेख नहीं है, इसने त्रिशूल लेख लिखवाया, लेकिन उसी लेख पे लिखवाया जो 6ठी सदी के राजा नागपति नाग ने लिखवाया। रुद्र शिव मंदिर पे जो त्रिशूल लेख नागपति नाग ने जिस त्रिशूल पे लिखाया, उसी त्रिशूल पे इसने भी अपना लेख लिखवा दिया अशोक चल्ल ने। ठीक, इसलिए रुद्र शिव मंदिर का जो त्रिशूल लेख है उसमें 2 राजाओं ने अपने लेख लिखवा रखे हैं। 1206 में वीरचंद की क्या हो जाती है, मृत्यु। वीरचंद की मृत्यु हो जाती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट राजा आता है उत्तराखंड में पश्चिमी नेपाल से, क्राचल्ल देव। क्राचल्ल देव आता है और क्राचल्ल देव अटैक करता है उत्तराखंड पे 1223 ईस्वी में। उत्तराखंड आक्रमण, उत्तराखंड पे आक्रमण करके वो चंद्रवंश को अपने कंट्रोल पे ले लेता है, अपने कब्जे पे ले लेता है। चंद्रवंश की राजधानी पे तक कब्जा कर लेता है और चंद्रवंश को बहुत छोटे से भाग में अपनी जान बचा के रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, क्राचल्ल देव एक लेख लिखवाता है। इसका है बालेश्वर अभिलेख। बालेश्वर अभिलेख किसने लिखवाया है, क्राचल्ल देव ने। इसमें इसने मांडलिक राजाओं के बारे में जानकारी दे रखी है। 10 मांडलिक राजाओं की जानकारी किसमें है, बालेश्वर अभिलेख में। पश्चिमी नेपाल से ये भी आया था, आपको बताया था कि डोटी था, ये भी डोटी लोग आते थे जब अपने यहाँ कब्जा करके मांडलिक अपने सामंतों को बैठा लेते थे। तो इसने बालेश्वर अभिलेख लिखवाया और उसमें अपने 10 मांडलिक राजाओं की जानकारी दे रखी है। किसने, क्राचल्ल देव ने। बालेश्वर अभिलेख और इसके साथ साथ एक बास्ते ताम्रपत्र भी मांडलिक राजाओं की जानकारी देता है। अब ये पढ़ ही लिया है तो हम बास्ते ताम्रपत्र भी यहाँ पर इसके साथ साथ ले लेते हैं। बास्ते ताम्रपत्र पड़ता है पिथौरागढ़ में। इसमें जो मांडलिक राजा है उसका नाम है मोहन थापा। मोहन थापा नामक एक मांडलिक राजा का इसमें नाम आता है और इसका जो अधिपति होता है, यानी जो ये किसका मांडलिक राजा, किसका सामंत था, ये था शक्तिबम का सामंत। इसके अधिपति का नाम क्या लिख रखा है इसमें, मालिक, यानी हेड राजा जो इसका था उसका नाम लिख रखा है इसमें शक्तिबम। ये पिथौरागढ़ का बम शासक था। अभी आगे बम शासक आएंगे तो हम उसके बारे में वहां पढ़ेंगे। 1223 से लेके 1236 तक, 1223 से लेके 36 तक यहाँ पर कौन शासन करता है, क्राचल्ल देव शासन करता है। वो यहाँ से जाता नहीं है, वो यहाँ इतने टाइम तक शासन करने लग जाता है, इतने टाइम तक कब्जा किया होता है। तो इतने टाइम तक चंद्रवंश का कोई भी राजा इतना वो नहीं होता है, मतलब काबिल नहीं होता है कि अपने राज्य को ले ले। 1236 में वीरचंद का उत्तराधिकारी नरचंद गद्दी पे बैठता है। 1236 में कौन बैठता है, नरचंद, ये गद्दी पे बैठता है। यानी
1206 में वीरचंद की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1206 से छोटे मोटे जो उनके राजा होते हैं वो क्या करते हैं, इसके वीरचंद का जो बड़ा बेटा होगा शायद कोई भी होगा वो राज्य करता है। लेकिन क्राचल देव जब अटैक करता है 1223 से 36 के बीच में चंद्रवंश के राजाओं को अपनी जान बचानी पड़ती है और ये कोई उस समय गद्दी पर नहीं बैठते हैं और सीधे गद्दी पे बैठते हैं। 1236 में नरचंद बैठता है यहाँ गद्दी पे। ठीक, अब आपके लिए इतना आज के लिए काफी है। आगे की हिस्ट्री हम इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।